सीवी का रोटेशन का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोलिजन्स, राइट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। A meter stick weighing 240 grams is pivoted at its upper end and in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through this end. Figure given. A particle of mass of 100 grams is attached to the upper end of the stick through the light string of length 1 meter. Initially, the rod is kept vertical and the string is horizontal when the system is released from rest. The particle collides with the lower end of the stick and sticks there. Find the maximum angle through which the stick will rise. Okay. क्वेश्चन कुछ ऐसे है, राइट? उसने बोला कि यहां पर एक रॉड है, ठीक है ना? ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ गिवन है, तो इसको एल मान लेते हैं, और ओ पॉइंट पर हिंज्ड है, इसके अबाउट रोटेट कर सकते हैं, और सेम लेंथ की एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग की एक एंड से पार्टिकल कनेक्टेड है, और ये रॉड रेस्ट पर है। क्लियर? दोनों की लेंथ कैसी दे दी उसने? सेम। फिर क्या बोलता है? सिस्टम को रिलीज कर दो। तो अगर इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो क्या होगा? अगर इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ये पार्टिकल गिरेगा, और लेंथ बराबर है तो एक्चुअली ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा। ये बता देता हूं कि इसके बाद कोलिजन होने वाला है, तो दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर? तो जब ये पार्टिकल इस रॉड से कोलाइड करने वाला होगा तो इस रॉड के पास कोई ना कोई स्पीड आ चुकी होगी, राइट? स्पीड लिख देते हैं v नॉट, और हम इस स्पीड की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना नीचे आ चुका है? L नीचे आ चुका है, तो mgl, और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू आ गई √2gl। हमें क्या मिल गया? हमें पार्टिकल की स्पीड मिल गई जस्ट बिफोर इट कोलाइड्स विद द रॉड। अब क्या होगा? अब कोलिजन चलेगा, तो ड्यूरिंग कोलिजन की एक सिचुएशन और बना लेते हैं। ये रॉड था, पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहा था, इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट कर सकते, तो ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे इंपैक्ट फोर्सेज होंगे, कोलाइडिंग फोर्सेज होंगे, पार्टिकल पे ऐसे लग रहे होंगे। इन फोर्सेज की एक खास बात है कि दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर। अगर अच्छा, ये बात सोचना क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था ना कि हमें पता तो कि हम एनर्जी कंजर्व करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अगर नॉन इस बोल रहे हैं ना पार्टिकल स्टिक कर गया, तो स्टिक कर गया मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव आ गए, और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो एनर्जी नहीं कंजर्व है तो कुछ और सोचेंगे, ठीक है ना? देखते हैं क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। तो जब ये इंपैक्ट चल रहा होगा ना, तो इस इंपैक्ट इस पॉइंट पर भी फोर्सेज आ रहे होंगे, जिधर भी आ रहे हैं। ये पॉइंट इधर भागने की कोशिश करेगा तो इधर आएंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो नीचे, तो ये हेंस के फोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है ना? अब हेंस के फोर्सेस जब तक हमें पता नहीं होंगे तब तक हम लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं करा पाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, मतलब वो इजी तो नहीं, एनर्जी तो बिल्कुल भी कंजर्व नहीं। एनर्जी का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे दूसरी बात आ गई कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं। अब सवाल आता है फिर क्या करें? अभी हमारे पास एक और बचा है, क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो चेक कर लेते, जब ये इंपैक्ट चल रहा होगा ना, तो कौन कौन से फोर्सेज हैं? हिंज का फोर्स है, ये तो इंटरनल हो गए सिस्टम के लिए। ग्रेविटी के फोर्सेज आएंगे, पार्टिकल इसी लाइन पर होगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि ओ पॉइंट के अबाउट ड्यूरिंग इंपैक्ट ग्रेविटी के फोर्सेस का टॉर्क होगा नहीं, तो वहीं से पास कर रहे हैं। हिंज का फोर्स वहीं से पास कर रहा है, उसका भी टॉर्क नहीं होगा। कोलाइडिंग फोर्सेज हो गए इंटरनल, उनका टॉर्क हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ओ पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पर टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है। ड्यूरिंग द इंपैक्ट बात कर रहा हूं, तो टोटल
torque on this system about point of suspension and that will be equal to 0. इससे क्या फायदा हो गया? इससे फायदा हो गया कि हम O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, राइट? तो ये सिचुएशन थी जस्ट बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, तो एक आफ्टर कोलिजन सिचुएशन और बना लेते हैं। ये रॉड था, पार्टिकल इससे स्टिक कर चुका है, ओ पॉइंट पर रॉड हिंज थी और रॉड इंपैक्ट के बाद किसी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही होगी, क्लियर? और ये वाली जो सिचुएशन मैंने बनाई है, दिस सिचुएशन इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। जितनी देर तक एनर्जी कंजर्व नहीं थी ना, उतनी देर तक हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं, क्लियर? तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, राइट, जस्ट बिफोर कोलिजन, एंड दैट विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जस्ट आफ्टर कोलिजन। देखते हैं क्या क्या एंगुलर मोमेंटम का। कोलिजन के पहले रॉड ट्रांसलेशनली रेस्ट पर थी, रॉड रोटेशनली रेस्ट पर थी, दोनों का एंगुलर मोमेंटम 0, केवल पार्टिकल चल रहा था, तो पार्टिकल का मास m था, उसकी वेलोसिटी v नॉट थी और वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l था, एंड दिस वाज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ आवर सिस्टम जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन है सिस्टम का, तो बोल सकते हैं आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम विल बी आई इनटू ओमेगा नॉट। अब बात आती है आई की वैल्यू को कितना लिखें, तो आई की वैल्यू को बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज m l square by 3 and a particle is m into l square, तो this will be m plus 3 small m divided by 3 into l square. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चाहो तो अभी पुट कर देते हैं, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई m इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 2gl इंटू एल एंड डिवाइडेड बाई आई, और i को अगर इतना लिखेंगे तो ऊपर 3 आएगा और नीचे आएगा m प्लस 3m इंटू एल स्क्वायर। क्लियर? यहां से एक l तो ये वाला कैंसिल हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं ओमेगा नॉट is equal to 3m divided by capital M plus 3m, इतने आ रहा था ना i की वैल्यू, यस, कैपिटल M प्लस 3m, एक l कैंसिल होगा तो एक l नीचे बचेगा और इससे भी कैंसिल करा देंगे तो अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाई l। ये हमें क्या मिल गया? ये हमको मिल गया कि जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट ये सिस्टम कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा। बात क्लियर हो गई? अब अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि कितना मैक्सिमम एंगल बनाएगी, तो एक हम आफ्टर सिचुएशन और बना लेते हैं। आफ्टर मतलब टिल इट स्टॉप्स, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन तो ये था ओमेगा से ऐसे जा रहा है, और फिर मैंने फाइनल सिचुएशन बना दी कि ये वाली रॉड एक्चुअली यहां पे पहुंच गई ऐसे, ये पॉइंट 2 था, पार्टिकल इधर स्टिक कर चुका था और ये वाला एंगल आ गया थीटा नॉट, और ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसका मतलब जब मैक्सिमम एंगल आएगा उस समय एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 0। ठीक, पार्टिकल पहले यहां पर था, बाद में यहां पर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज l, स्मॉल l माना था तो वो लिख देते हैं स्मॉल l cos ऑफ थीटा नॉट, और ये पहले वाला डिस्टेंस कितना था, दैट वाज, तो पार्टिकल कितना ऊपर चला गया, पार्टिकल इतना ग्रेविटी में ऊपर चला गया, दैट इज l माइनस l cos थीटा नॉट। इसका मतलब पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और वही रॉड के सेंटर की बात कर लेते हैं, तो रॉड का सेंटर पहले यहां पर था, कितनी डिस्टेंस पे था, l बाई 2 पे था, अब वो यहां पे पहुंच चुका है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, l बाई 2 cos ऑफ थीटा नॉट। तो ये पार्टिकल रॉड का जो सेंटर है ना, वो कितना ऊपर मूव कर चुका है, ये जो मूव कर चुका है दैट इज l बाई 2 माइनस l बाई 2 cos थीटा नॉट।
ये डेटा मैंने क्यों निकाला? क्योंकि जब इंपैक्ट हो चुका है ना तो कोलाइडिंग फोर्सेस खत्म हो चुके हैं। कोलाइडिंग फोर्सेस कैसे थे? नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब एनर्जी के जितने लॉसेस होने थे हो चुके हैं, अब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड टिल द एंड, टिल द रॉड स्टॉप्स, अगर इन दो लेवल के बीच में सॉल्व करता तो मैं बोलता एनर्जी विल बी कंजर्व। क्लियर? तो पहले कौन सी एनर्जी थी इसके पास? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर रोटेशनल कितना हो गया? 0 हो गया। सारी रोटेशनल खत्म हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो भी डिक्रीज आएगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज के इक्वल है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सारी खत्म हो गई, तो लिख देते हैं पहले कितनी थी? हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी? m प्लस 3m डिवाइडेड बाई 3 इंटू एल स्क्वायर। दिस इज आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस 3m होल स्क्वायर इंटू 2g डिवाइडेड बाई एल। हाफ ओमेगा स्क्वायर, या सिंपली पहले सिंपल स्टेटमेंट लिख देते हैं ऐसे कि डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ पाई नॉट ओमेगा स्क्वायर और प्लस इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल का मास कितना था? m, वो ऊपर कितना गया? l माइनस l cos ऑफ थीटा नॉट। दिस इज द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ गई? कैपिटल M इंटू जी इंटू L बाई 2 माइनस L बाई 2 cos थीटा नॉट। लास्ट स्टेप यही कि एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं। क्लियर? ओके, देखते हैं क्या क्या कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को। यहां से m प्लस 3m, एक तो ये कैंसिल हो गया, राइट? इस 3 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर एक 3 आने वाला है, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है। तो हमने आई की वैल्यू को लिखा था, आई की वैल्यू थी इधर, ये करेक्ट, ठीक है ना? इतना कैंसिल हुआ। और एक काम और भी करते हैं, 2 को यहां से हटाते हैं, 2 को यहां से हटाते हैं और यहां पर एक 2 लिख देते हैं, ठीक है ना? हमारे पास जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, तो 3 इंटू, ये तो एल स्क्वायर था, 2 नहीं था, ये एल स्क्वायर का एक एल भी यहां से कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? ओके, तो यहां पे एक एल बचा है, तो यहां का एल और ये सारे एल भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना? अब क्या बचा है वो चेक कर लेते हैं। यहां पे 3 बचा, राइट? और साथ में स्मॉल m स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m बचा, और एक यहां पे 2g और बच गया है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू जी, ठीक है ना? और तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, ठीक है ना? करेक्ट। और L वगैरह सब, हाँ ठीक है, L कैंसिल हो ही चुका था। ओके, आगे आ जाते हैं। तो यहां पे 2 था, तो दिस इज 2 इंटू स्मॉल m, और एक स्मॉल, हाँ स्मॉल m तो नहीं कैंसिल होने वाला है, 2 स्मॉल m इंटू जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक काम और भी करते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो बार बार क्या ही लिखना है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां से 1 माइनस कॉस थीटा नॉट आएगा, यहां से 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, तो 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कॉमन ले लेते हैं, अंदर देख लेते हैं क्या क्या बचा। तो 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कॉमन ले लिया, और एक काम करते हैं, जी भी यहां से कैंसिल हो रहा है तो जी पहले से उड़ा देते हैं वाला। अब 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कॉमन लेंगे तो यहां पे आएगा 2m, जी हम ऑलरेडी उड़ा ही चुके हैं, ठीक है ना? तो यहां से 2m आ गया, और यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया कैपिटल M। क्लियर? तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा नॉट की वैल्यू आ गई, 1 माइनस cos theta naught, and that will be 6 small m square, g कैंसिल हो चुका है, and divided by m plus 3m
और एक और आएगा 2 स्मॉल m और प्लस कैपिटल M, ठीक है ना? कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? 6 इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस। अब एक काम करते हैं, मास पहले लिख लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। मासेज हमें गिवन है, स्मॉल m की वैल्यू 100 ग्राम और 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम, और कैपिटल M की वैल्यू 240 ग्राम। ये कितना आएगा? 100 ग्राम इज 0.1 किलोग्राम एंड दिस इज 0.24 किलोग्राम। क्लियर? इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो दिस विल बी 6 इंटू 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल m कितना हो जाएगा? 300 ग्राम, और 300 ग्राम प्लस कैपिटल M दैट इज 540 ग्राम, तो दिस विल बी 0.54 किलोग्राम। 2m का मतलब होगा 200 और ये 240 और ऐड करेंगे तो 440 मतलब 0.44 किलोग्राम, ठीक है ना? ये वैल्यू आएगी किसकी? 1 माइनस कॉस थीटा नॉट की। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है ना? तो ये 0.1 और 0.1 अगर हम दोनों उड़ा दें ना तो यहाँ पे सिंपली 54 बच जाएगा, ठीक है ना? और 6 से कैंसिल भी होगा, 9 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहां से डेसिमल हटा देते हैं तो 100 ऊपर आ जाएगा, 9 इंटू 44 आ जाएगा। कुछ और भी कैंसिलेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 और यहाँ पे आएगा 25, तो दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 99। लेकिन ये तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 99, मतलब 99 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 99। क्लियर? 100 में 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 75 आता है, तो ये आ जाएगा कितना? 74 डिवाइडेड बाई 99। कॉस थीटा नॉट की वैल्यू इतनी आ गई, तो थीटा नॉट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 74 डिवाइडेड बाई 99। तो काफी बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत गलती अगर हो गई होगी तो आंसर तो सही नहीं आया होगा, ठीक है ना? हाँ, अगर मिस्टेक बड़ी अच्छी सी बात है कि अगर कोई कैलकुलेशन में हम लोगों ने मिस्टेक ना करी हो तो, ठीक? एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर, काफी मेहनत करनी पड़ गई कैलकुलेशन में, क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर लेक्चर फिर से बनाना पड़ जाएगा, ठीक? एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी आ जाए, बाकी तुम तो कैलकुलेशन जानते हो। 68, उसने तो 41 डिग्री दे दिया, ठीक है ना? इसका मतलब अब एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई। अब 41 डिग्री इज द आंसर, और ये आ गया 74 डिवाइडेड बाई 99। चेक करते हैं, कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाई 99, और उसने जो हमें आंसर दिया है थीटा नॉट इज 41 डिग्री। कितना? अब क्रॉस चेक करते हैं भाई। अब एक चैलेंज हमारे सामने और भी आ गया ना, ठीक है ना, कि अब इसको क्या लिखें, ठीक? तो ये कि टेंटेटिव वैल्यू निकाले ना, तो ये टेंटेटिव वैल्यू इसको लिख देते हैं 74 डिवाइडेड बाई 99, और यहाँ पे इनइक्वालिटीज बनाते हैं, थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं 74 डिवाइडेड बाई 99। तो मैं इसको अगर मैं 75 लिख देता है यहाँ पर, तो क्या बोलता है? ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना? इसको बढ़ा दिया तो वैल्यू बड़ी होगी। फिर अगर इसको 100 कर दें लगभग, तो लगभग मैं इसको ऐसे बोल देता हूं ना, 75 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस विल बी 3/4। और कॉस थीटा अगर 3/4 आ रहा है ना, 3 4 5, तो 3/4 इससे भी नहीं बनने वाला है, तो ये वैल्यू 3/4, मतलब अब इसको चेक ही करना पड़ेगा। 0.75 कॉस के ग्राफ से एनालाइज करते हैं, देखते हैं शायद कुछ आ जाए, राइट? तो 45 पर वैल्यू कितनी आती? 1/√2, मतलब √2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज √2 इज 1.4 डिवाइडेड बाई 2, लगभग 0.7। 3.75 के से
थोड़ा सा छोटा आ रहा है, इसका मतलब आंसर लगभग करेक्ट है। ठीक है ना, एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे और तरीके होंगे कि हम बता सकते हैं कि नहीं 45 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एग्जैक्ट निकालना है कि 20 में कहां आ रहा होगा, तो 45 पर वैल्यूज हमें पता होती, राइट, 36 पर हमें वैल्यूज पता होती, इवन 37 पे पता होती। तो 37 और 45 इनके बीच में जो वैल्यू, तो उससे ग्राफिकल एनालिसिस से बता सकते हैं कि वैल्यू एक्चुअली कहां आ रही होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ। थोड़ा बहुत भी हुआ होगा, आई थिंक नहीं हुआ है। आई होप, हाँ, क्वेश्चन लर्निंग पर्पज से था, तो लर्निंग हो गई होगी।